नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए देखते हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड LPCBD2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले फ्रेंड्स इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो एक विद्युत ओवन में तापक तंतु के रूप में प्रयोग किए जाने वाला पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर 4 नाइक्रोम है। दोस्तों अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक है ना, ये 350 नंबर का क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों। इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इसमें मैंने कराए हैं। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या को संदर्भित करती है, तो किसको करती है? ऑप्शन नंबर 4 विद्युत भार संपर्कों की संख्या को संदर्भित करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 352 है, खाद्य मिक्सर में प्रयुक्त मोटर का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर एक ऐसा मोटर है जो AC और DC सप्लाई दोनों पर जो है कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अल्टरनेटर वाइंडिंग की प्रभाजी पिच 5/6 है तो कॉइल स्पैन डिग्री कितना होगा? दोस्तों तो 150 डिग्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना है इसमें 5/6 में जो है 180 से गुणा करेंगे दोस्तों तो आएगा 150 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए अपनाई गई वायरिंग की प्रणाली है, तो ऑप्शन नंबर 3 सतह धातु नलिका। सतह धातु नलिका वायरिंग जो है औद्योगिक पावर वायरिंग के लिए अपनाई जाती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है कि एमीटर में हमेशा क्या होना चाहिए? तो निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। एमीटर में हमेशा जो है निम्न प्रतिरोध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जल विद्युत शक्ति संयंत्रों में क्या होता है फ्रेंड्स? तो परिचालन लागत निम्न तथा प्रारंभिक लागत उच्च होता है। यानी दोस्तों कि अगर जो है हमको जल विद्युत शक्ति संयंत्र जो लगाना है, इंस्टॉल करना है, तो प्रारंभिक लागत जो है बहुत ही हाई होगा, लेकिन जो परिचालन लागत होगा, जो रनिंग कास्ट होगा ना, वो निम्न होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिकारी शक्ति का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रतिकारी शक्ति का उपयोग जो है उत्पादन केंद्रों पर यानी कि जनरेटिंग स्टेशनों पर किया जाता है। प्रतिकारी शक्ति का यानी कि रिएक्टिव पावर का इस्तेमाल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? तो 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। याद रखिएगा, एक एटॉमिक मास यूनिट यानी कि एक AMU बोलते हैं, AMU किसके बराबर होता है? तो 931.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उद्देश्यों के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस वायरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो कंड्यूट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस बना होता है, तो बायोगैस ऑप्शन नंबर B कुछ अशुद्धियों सहित मीथेन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का बना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका उपयोग किसी तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए किया जाता है? तो किसी तरल पदार्थ को गर्म करने के लिए हम इलेक्ट्रिक केतली का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। द चैंपियंस के नाम से ग्रुप है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम पवन ऊर्जा किसके समानुपाती में उपलब्ध होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 वायु वेग का घनत्व के समानुपात में उपलब्ध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र वायरिंग योजना जिसे घर का निर्माण शुरू होने से पहले सुनियोजित कर लिया जाना चाहिए, वह कौन सी वायरिंग योजना है? ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं। तो उसमें वह कौन सा है, देखिए यहाँ पे, तो वह फ्रेंड्स कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग है। ठीक ना, कंड्यूट कंसील्ड वायरिंग है। अगला क्वेश्चन है, सौर संग्राहक में पारदर्शी आवरण हेतु प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 कलेक्टर से वायुमंडल में गर्मी के नुकसान को कम करने हेतु जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, यानी जो सौर कलेक्टर होता है, जो सोलर कलेक्टर होता है, उसमें जो पारदर्शी आवरण होता है, जो कवर होता है उसका, वो पारदर्शी होता है, क्योंकि जो है क्यों होता है, कलेक्टर से वायुमंडल में गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए हम जो है लगाते हैं। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, ऐसी परिपथ की औसत शक्ति कितनी होती है? तो उसका फार्मूला होता है VI cos phi होता है, VI cos phi। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शक्ति संयंत्र ठंडी स्थिति से पूर्ण भार परिचालन में शुरू होने के लिए कम समय लेगा? तो ऑप्शन नंबर 3 जल विद्युत शक्ति संयंत्र परिचालन के लिए बहुत ही कम समय लेगा। जैसे टरबाइन पर जो है, टरबाइन पर पानी गिरना शुरू होगा दोस्तों, जैसे टरबाइन घूमेगा तो मोटर को घुमाएगा, मतलब उसको अल्टरनेटर घुमाएगा और वहाँ से आपको बिजली बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जर्मेनियम डायोड के लिए नी वोल्टेज कितना होता है? तो 0.3 वोल्ट होता है जर्मेनियम डायोड के लिए। ठीक है ना, उसके बाद है फ्रेंड्स अगला, भारतीय विद्युत नियमों के अनुसार किसी सेवा लाइन को यानी किसी सर्विस लाइन को टेप नहीं किया जाना चाहिए, तो मध्य विस्तार से टेप नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिज रेक्टिफायर के लिए न्यूनतम कितने डायोड की आवश्यकता होती है? तो ब्रिज के लिए दोस्तों 4 डायोड की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, हाई टेंशन ओवरहेड चालक को कतार में खड़े बिजली के खंभों पर सीधा रखने के लिए किस प्रकार का कुचालक प्रयोग में लाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 पिन टाइप कुचालक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
बैटरियों को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा जाता है दोस्तों? तो धारा क्षमता बढ़ाने के लिए जो है बैटरियों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर वोल्टेज रेटिंग बढ़ाना है तो उसको हमको सीरीज में जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना। वोल्टेज में दोस्तों जो है मतलब अगर समांतर क्रम में वोल्टेज क्या होता है, सब सेम होता है। कितनी भी बैटरी आप जोड़ लेंगे दोस्तों तो जो वोल्टेज का जो रेटिंग होगा वो एक समान होगा, ठीक है। लेकिन धारा क्षमता जो है समांतर क्रम में बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर 1, कोरोना महत्वपूर्ण विघटनकारी वोल्टेज ऊपर से शुरू होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक वाइंडिंग जिसमें समान संख्या में स्लॉट और पोल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं, जिसमें जो है समान संख्या में स्लॉट और पोल होते हैं, यानी कि स्लॉट की संख्या और पोलों की संख्या समान होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड वाइंडिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चालक का स्किन बढ़ने के साथ कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2, चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, चालक का जो स्किन इफेक्ट होता है वो चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बढ़ने के साथ कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक उपकरण है जो एक डायोड और 2 ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है। तो ट्रायक जो है फ्रेंड्स वो क्या है? एक ऐसा अर्धचालक उपकरण है जो एक डायोड और 2 ट्रांजिस्टर की तरह काम करता है, एक डायोड और 2 ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो कह रहा है कि किसी परिपथ में जीनर डायोड का कनेक्शन हमेशा होता है तो पश्च अभिनत में होता है, यानी कि रिवर्स बायस में होता है, ठीक है ना। जो फ्रेंड्स ये जीनर डायोड होता है वो हमेशा जो है रिवर्स बायस में ही काम करता है। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। अगला क्वेश्चन है कि 40 वाट ट्यूब लाइट की लंबाई कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 1.2 मीटर होती है, या इसको हम 120 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि परिपथ वियोजक यानी कि सर्किट ब्रेकर सामान्यतः कब संचालित होते हैं, कब एक्टिव होते हैं? तो जब भी लाइन में कोई त्रुटि होती है तो तब जो है सर्किट ब्रेकर वो संचालित हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिश्र धातुएं धातु और अधातु का सजातीय मिश्रण 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होती है। सोल्डर जो है वो किस मिश्र धातु का मतलब मिक्सर है? तो सोल्डर जो लेड और टिन की मिश्र धातु है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि वेबर के चुंबकत्व के आणविक सिद्धांत के अनुसार जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो इसके अणुओं पर कौन सा बल लगता है? अणुओं पर जो है सीधी रेखा में बल लगता है, ठीक है ना, सीधी रेखा में बल लगता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट कोर लॉस को जो है ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीनर डायोड का उपयोग सामान्यतः किसकी तरह किया जाता है? तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्मेचर वाइंडिंग में सभी जोड़ों को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन सही है, रेसिन कोड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसको पहले लूप के फॉल्ट करंट के आरएमएस मान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि फ्यूज को नगण्य प्रतिरोध के एक साधारण कंडक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? तो संभावित यानी कि प्रोस्पेक्टिव करंट को पहले लूप के फॉल्ट करंट के आरएमएस मान के रूप में परिभाषित किया जाता है यदि फ्यूज को नगण्य प्रतिरोध के एक साधारण कंडक्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग आयरन का ऊष्मा तत्व किससे बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक वायरिंग में टीआरएस का पूर्ण रूप क्या है? तो टफ रबर सीथड, क्या है? टफ रबर सीथड, ठीक है ना, सीथड बोलते हैं इसको। कौन से मोटर का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किया जाता है? तो डीसी सीरीज मोटर का उपयोग जो है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न गति तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस मशीनें अक्सर निम्न में से किस टरबाइन द्वारा संचालित या ड्रिवेन होती हैं? तो ऑप्शन 1, हाइड्रोलिक टरबाइन के द्वारा संचालित होती है। अगला क्वेश्चन है, एक कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पर निर्भर करता है? तो एक कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस आपूर्ति की आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मशीन की कार्य क्षमता उच्चतर है? तो विद्युत ट्रांसफार्मर की जो कार्य क्षमता है वो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्मूथ स्टार्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को वरीयता दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर 3, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला क्वेश्चन है कि 5 ओम का एक रेजिस्टेंस सीरीज में प्रत्येक 1 ओम के 4 प्रतिरोधक के समांतर में जुड़ा हुआ है तो सर्किट का समतुल्य रेजिस्टेंस क्या होगा? फ्रेंड्स इसको फिगर बनाकर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी से आ जाएगा। तो 5.25 ओम इसका राइट आंसर आएगा, 5.25, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एसएमपीएस के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चॉपर सिद्धांत पर कार्य करता है एसएमपीएस।
अगला प्रश्न है कि सीआरटी का मुख्यतः कौन सा इलेक्ट्रोड स्क्रीन पर इमेज की द्युति को नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल ग्रिड करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर रेटिंग को सामान्यतः किस मतलब की टर्म में दर्शाया जाता है? तो वोल्ट एम्पियर, जो रेटिंग होता है ट्रांसफार्मर का वो वोल्ट एम्पियर में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। तो एमीटर में शंट का कार्य क्या होता है? तो करंट का बाईपास करना। अगला क्वेश्चन है कि वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण क्या है? तो वोल्टेज को नियंत्रित करने की एक प्रक्रिया है वार्ड लियोनार्ड। अगला प्रश्न है कि सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित रंग होता है पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मापक यंत्र निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर 4 विकल्पों में से सभी, यानी कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट भी है, तब तार इंस्ट्रूमेंट भी है, स्थिर विद्युत यंत्र भी है। अगला क्वेश्चन है एससीआर में यह नहीं होता। तो एससीआर में चौक नहीं होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है, गेट होता है। ठीक है। परिपथ आइसोलेटर में से जो भी संयोजित होता है जब लाइन में धारा नहीं होती है। ठीक है ना, जब लाइन में धारा नहीं होती है तब जो परिपथ आइसोलेटर जो है, सर्किट जो आइसोलेटर होता है वो एक्टिव होता है, विसंयोजित होता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 402 है एक धातु तार के प्रतिरोध आर, चालकता रो, लंबाई यल और मतलब प्रतिरोध आर, चालकता रो, लंबाई यल और अनुप्रस्थ काटी यानी क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल ए के बीच सही संबंध क्या है? तो आर बराबर होता है रो यल अपान ए। यहाँ पे थोड़ा सा पहला में मिस्टेक कर दिया है, रो यल छोड़ दिया है। ठीक है ना। आर बराबर होता है रो यल अपान ए होता है। ठीक है ना। या आर ए बराबर यल भी हो सकता है। आर ए बराबर दोस्तों देखिए रो बराबर आर ए अपान, तो ये दूसरा वाला पर सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आर बराबर रो यल अपान ए, हाँ यहाँ से दूसरा वाला सही होगा दोस्तों, ये पहला वाला गलती है, दूसरा वाला सही है। ठीक है ना। चालकता देखिए, चालकता पहला वाला में लिखा ही नहीं है, तो फार्मूला होता है कि आर बराबर रो यल अपान ए, तो दूसरा वाले में यल रो लिखा है, अपान ए को भेजेंगे तो नीचे आ जाएगा, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पे करेक्ट होगा। जब सेज पूर्णतः चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व लगभग कितना होता है? तो 1.21 होता है। जब 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 सेल जो है पूर्णतः चार्ज होता है तब इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व जो है 1.21 होता है। अगला क्वेश्चन है स्थैतिक प्रेरित ईएमएफ की दिशा की सहायता से ज्ञात की जाती है। तो लॉरेंज का नियम से ज्ञात की जाती है। लॉरेंज का नियम की सहायता से ज्ञात की जाती है। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं करता है? तो आवृत्ति जो है ट्रांसफार्मर वो परिवर्तित नहीं करता है। ठीक है ना। के लिए ऊर्जा मीटर के व्यास पर एक डिस्क में 2 छेद या ड्रिल किए जाते हैं। तो नो लोड पर क्रीपिंग एरर को खत्म करने के लिए जो है ऊर्जा मीटर के व्यास पर एक डिस्क में 2 छेद किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सीआरटी में कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है कि लेड एसिड सेल की नेगेटिव प्लेट से बनी होती है, स्पंजी लेड से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है लुमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? आइए देखते हैं, कैंडेला है। क्या है? कैंडेला है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या बल का एक मात्रक है? तो न्यूटन है, न्यूटन। निम्नलिखित में से किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी न्यूनतम होती है? कॉपर की रेजिस्टिविटी न्यूनतम होती है। अगर ऑप्शन में चांदी होता तो चांदी राइट आंसर हो जाता। अगला प्रश्न है ऐसा पदार्थ जिसके मॉलिक्यूल जो अणु है वह असमान परमाणुओं से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं, यानी कि यौगिक। अगला क्वेश्चन है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में कौन से प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसको बदलने के लिए रेक्टिफायर उपयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का प्रयोग एसी से डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम क्या कहता है? तो आई बराबर वी अपान आर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डीओएल स्टार्टर में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में फ्यूज किसके विरुद्ध बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो ओवरलोड के विरुद्ध बचाव के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब एक जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस लागू किया जाता है तो यह क्या होता है? विभव अवरोध को घटाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटिंग उपकरण का एक उदाहरण है। इंटीग्रेटिंग उपकरण का उदाहरण है तो ऑप्शन नंबर 3 एम्पियर आवर मीटर। अगला प्रश्न है कि एक शेडेड पोल
सिंगल फेज मोटर में घूमने वाली फील्ड द्वारा उत्पन्न की जाती है, तो शेडिंग द्वारा जो है उत्पन्न की जाती है। ठीक है, 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयुक्त प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसको आप ज्ञात कर सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट के फार्मूला से। 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/60। इसको सॉल्व करेंगे तो फिर जितना आएगा उसको आप पलट देंगे तो आएगा 10 ओम। ठीक है, निरपेक्ष शून्य तापमान पर सेमीकंडक्टर के रूप में व्यवहार करता है, तो पूर्ण इंसुलेटर के रूप में व्यवहार करता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डीसी शंट मोटर को द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो किसके द्वारा? विकल्पों में से सभी, यानी कि ये सभी जो है डीसी मोटर को, शंट मोटर को नियंत्रित करने के उपाय हैं। तो आर्मेचर नियंत्रण विधि है, फील्ड और स्टैटिक नियंत्रण विधि है, फील्ड वोल्टेज नियंत्रण विधि है। ठीक है, तो ये सब तीनों है। अगला क्वेश्चन है कि जब एक पूर्ण लोड सप्लाई के माध्यम से इंडक्शन मोटर को प्रदान किया जाता है तो यह त्वरित नहीं होती बल्कि सिंक्रोनस गति के एक सावर्ती गति से चलती है, तो यह तथ्य क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं क्रॉलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉलिंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कैपेसिटर का उपयोग ट्यून्ड सर्किट कैपेसिटर की तरह किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 पॉलीस्टीरीन कैपेसिटर की तरह किया जाता है। एलपीजी के कारण लगी आग कौन सी श्रेणी की आग होती है? तो सी होती है। ठीक ना, सी श्रेणी की आग होती है। विद्युत प्रवाह केवल डीसी के माध्यम से एक द्रव के अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो विद्युत अपघटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक सीरीज इलेक्ट्रिक सर्किट में समान है? तो विद्युत करंट जो है वो सीरीज सर्किट में समान होता है। हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लगभग कितना होता है? तो 3 किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर होता है। रेजिस्टेंस के निरपेक्ष मापन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो वोल्टेज लॉरेंट्ज विधि का प्रयोग किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट क्यों किया जाता है? तो एडी करंट हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक संचरण प्रणाली में फीडर किसको विद्युत आपूर्ति प्रदान करता है? तो फीडर जो है वो वितरकों को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को विद्युत आपूर्ति प्रदान करता है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है दोस्तों वो सर्विसमैन को प्रदान करता है, जो पोल होता है उस पर से आता है। ठीक है, अधिभार संरक्षण के लिए एक ऑन ऑफ स्विच को कहा जाता है? तो मैनुअल स्टार्टर कहा जाता है। ओमीटर से चेक करने पर ओपन रजिस्टर किसको प्रदर्शित करता है? तो अनंत प्रदर्शित करता है। ओमीटर से चेक करने पर ओपन रजिस्टर अनंत को प्रदर्शित करता है। इंटरपोल की वाइंडिंग आर्मेचर के साथ जुड़ी होती है, तो श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है, श्रेणी में। अगला क्वेश्चन, कुंडली से जुड़े अपने स्वयं के फ्लक्स के परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित ईएमएफ को कहा जाता है? स्वप्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। सिलिकॉन सौर सेल में खुला परिपथ वोल्टेज होता है जो किसके बराबर नहीं है? तो रिपल में सभी 1 वोल्ट, 1.3 वोल्ट, 0.45 के बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन, जब कोई विद्युत उपकरण, यंत्र या विद्युत प्रतिष्ठान बिना किसी फ्यूज, परिपथ विच्छेदक या प्रतिरोध प्रतिबाधा के भूमि इलेक्ट्रोड से जुड़ा होता है तो इसे क्या कहते हैं? सॉलिडली अर्थेड कहा जाता है। एसीएसआर का पूर्ण रूप क्या है? तो एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अच्छा अर्थिंग निरंतरता का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि निम्न प्रतिरोध। BIS का क्या तात्पर्य है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विद्युत लाइन में स्विच कौन से तार पर लगाया जाता है? तो फेज तार पर लगाया जाता है। फेज या इसको हम लाइव वायर कर सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि CO2 अग्निशामक निम्नलिखित में से किस प्रकार की अग्नि को बुझाने का काम आता है? तो वर्ग बी और वर्ग वर्ग डी प्रकार में हम CO2 का प्रयोग करते हैं। विद्युत कार्य में निम्न में से क्या एक कुचालक के समान कार्य नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 नर्म लोहा। बाकी जो है एबोनाइट, अब्रक, बेकेलाइट, ये कुचालक के भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम प्रयोग का किया जा सकता है? तो रेक्टिफायर युक्ति के लिए किया जा सकता है। ओम के नियम का प्रयोग जो है रेक्टिफायर युक्ति के लिए किया जा सकता है। दिए गए परिपथ में I5 धारा का मान क्या होगा? तो फिर इसको बहुत ही सिंपल तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। जो करंट बिंदु पर आ रहा है उसको अलग जोड़ दीजिए और जो जा रहा है उसको अलग जोड़ दीजिए, दोनों को बराबर कर दीजिए, वहाँ से I5 का मान निकाल लीजिएगा। ठीक ना, 11 एम्पीयर आएगा। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? परिपथ कहलाता है, सर्किट कहलाता है।
धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव क्या होता है? तो धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव कम होता है। एक आरएल परिपथ में क्या होता है? तो धारा जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पश्चगामी या पश्चवर्ती होती है, ठीक है, यानी कि धारा लैग करती है वोल्टेज से 90 डिग्री। साइनोसाइडल तरंग का फॉर्म फैक्टर होता है, उसका फार्मूला क्या होता है? 0.707 गुणे मैक्सिमम वैल्यू अपान में 0.637 गुणे मैक्सिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन है कि आईएस कोड के अनुसार अर्थिंग तार का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। सीआरओ में टाइम बेस सिग्नल होती है, तो क्या कैसी होती है? उच्च आवृत्ति की साइनोसाइडल तरंग होती है, उच्च आवृत्ति की साइनोसाइडल तरंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ट्रांजिस्टर की शून्य सिग्नल स्थिति का अर्थ है सिग्नल वोल्टेज शून्य है। अगला क्वेश्चन है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह होता है उत्सर्जक में आधार की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है किसी दोहरीतर परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है, तो तीसरा है F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ग बी पावर प्रवर्धक में अधिकतम दक्षता कितनी होती है? तो 78.5% होती है, ठीक है ना, 78.5% होती है वर्ग बी प्रवर्धक में। अगला क्वेश्चन है एक क्रिस्टल दोहरीतर की सीमा निम्न में से कौन सी है? तो निम्न आउटपुट। एससीआर के टर्मिनल होते हैं एनोड, कैथोड और गेट होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। अगला प्रश्न है विद्युतीय युक्ति जिसमें थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर के संयुक्त गुण पाए जाते हैं वे हैं GTO। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जिसमें ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र पाया जाता है, तो UJT यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है संचालन की गति के अनुसार सही घटता हुआ क्रम में संचालन की गति के अनुसार, तो पावर मॉसफेट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद IGBT, फिर पावर BJT, उसके बाद SCR। पावर मॉसफेट, IGBT, पावर BJT, SCR। निम्नलिखित गेट्स में से कौन से यूनिवर्सल गेट है? तो नॉर और नैंड और नॉर या नॉर और नैंड जो है यूनिवर्सल गेट है। फ्लिप फ्लॉप है तो 1 बिट स्टोरेज सेल है, फ्लिप फ्लॉप जो है वो 1 बिट स्टोरेज सेल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाइनरी संख्या 111 तथा 101 को गुणा करने पर प्राप्त संख्या, तो 100011 आएगा, ठीक है ना, गुणा उसको आप सीख लीजिएगा। स्टेटर की संरचना होती है तो वलयाकार होती है, स्टेटर की संरचना वलयाकार। अगला क्वेश्चन है एक डीसी जनरेटर में ब्रश का तनाव उसके कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, अतिरिक्त ब्रश तनाव से क्या होता है? दिक् परिवर्तक अतितप्त होगा और सतह घिस जाएगी। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जक आधार संधि में अग्रवर्ती बायसिंग होती है, सैचुरेशन मोड होती है। ट्रांजिस्टर किसके रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो कैपेसिटर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। धारा लाभ दोनों इकाई से अधिक होते हैं, तो कॉमन इमीटर विन्यास में अधिक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एकीकृत सर्किट का एक प्रकार नहीं है? तो टेट्रोलिथिक संबंध परिपथ प्रकार नहीं है। एक यूजेटी में टर्मिनल होते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं? तो 3 टर्मिनल होते हैं। डीसी मशीन का सबसे बाहरी भाग योग कहलाता है, कम क्षमता की मशीन हेतु ये बना होता है ढलवा लोहा से बना होता है। एक विलगित उत्तेजित जनरेटर में क्या होता है? क्षेत्र वाइंडिंग को बाय डीसी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है। ट्रांसफार्मर को एडी करंट 6 से रक्षित करने हेतु कोर को किससे बनाया जाता है? सॉफ्ट आयरन से बनाया जाता है। निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की गति नियंत्रक प्रक्रिया नहीं है? फील्ड कंट्रोल प्रक्रिया यह नहीं है, बाकी सब है। फील्ड डाइवर्टर, वोल्टेज कंट्रोल, सीरीज पैरेलल कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में सही है? तो सिंक्रोनस स्पीड ग्रेटर देन रोटर स्पीड, मतलब NS ग्रेटर देन NP। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अच्छा ये तो NS मतलब जो सेकेंडरी जो टर्न होता है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न, वो प्राइमरी टर्न से अधिक होता है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगर एक डीसी के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? चक्रण की दिशा जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जनरेटर है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। परिवहन वाहनों में सामान्यतः प्रयोग होने वाले मोटर है डीसी श्रेणी मोटर।
डीसी मोटर के साथ प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है? स्टार्टिंग करंट को सीमित करना। डीसी मोटर में स्टार्टिंग के समय रिवर्स ईएमएफ होता है, शून्य होता है। लघु परिपथ जांच से निम्न का पता चलता है, कॉपर लॉस का पता चलता है। आदर्श परिवर्धक का शोर गुणांक कितना होता है? 0 डेसिबल होता है। सबसे महंगी कपलिंग निम्न में से कौन सी है? ट्रांसफार्मर कपलिंग। एक चतुर्थ पोल डीसी मशीन में वैकल्पिक पोल उत्तर व दक्षिण में होते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। डीसी मशीन के ब्रश किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। कोई मोटर डीसी मोटर है या मोटर के किस भाग को देखकर पता किया जाएगा? कम्यूटेटर को देखकर पता किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक डीसी मशीन में भिन्नात्मक पिच कुंडली प्रयोग की जाती है, तो स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है। 5 HP तक की डीसी मोटर में सामान्यतः होते हैं, तो 2 पोल होते हैं। इनमें से क्या आवश्यक रूप से डीसी मोटर का एसी मोटर की तुलना में लाभ नहीं है? कम कीमत। डीसी शंट मोटर का प्रयोग निम्न में से किसके संचालन में किया जाता है? तो मशीन टूल्स के इस्तेमाल में किया जाता है। नो लोड पर सीरीज मोटर की चाल होती है, तो नो लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल अनंत होती है, इसलिए इसको बिना लोड के इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ अनुपस्थित हो तो मोटर जल जाएगी। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? गति को नियंत्रित करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? थायरिस्टर का प्रयोग किया जाता है। जब एक मोटर को चालू किया जाता है तब घूर्णक की आवृत्ति होती है सप्लाई आवृत्ति के समान होती है। औद्योगिक अनुप्रयोग हेतु सामान्य तौर पर प्रयोग होने वाली एसी मोटर है तो 3 फेज प्रेरण मोटर है। यदि एक प्रेरण मोटर में घूर्णक की स्लिप आधी हो जाए तो घूर्णक का रिएक्टेंस होगा 2 गुना होगा। प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर चलेगी, जब वह चलाई जाएगी तो प्रवेशित ईएमएफ के साथ चलाई जाएगी, तो प्रेरण मोटर तुल्यकालिक गति पर चलेगी। किसी अल्टरनेटर की ईएमएफ बढ़ानी हो तो फील्ड को रेगुलेट करके फ्लक्स को बढ़ाते हैं। जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 तथा पोलों की संख्या 6 है तो पोल पिच का मान कितना होगा? तो पोल पिच बराबर दोस्तों आर्मेचर चालकों की संख्या में आप पोलों की संख्या से भाग देंगे तो 14 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे 500 क्वेश्चन, यानी कि इस वीडियो में हमने जो है 150 प्रश्न दोस्तों देखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा ही और वीडियो आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि ठीक है दोस्तों, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का ग्रुप है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, द चैंपियंस के नाम से है, और उसका लिंक जो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जितना भी मैंने बाकी पिछले वीडियो पढ़ाए हैं दोस्तों, वीडियो बनाए हैं, उसका भी दोस्तों आपको जो है पीडीएफ उसी में टेलीग्राम ग्रुप के फाइल सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई दोस्तों अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सजेशन लेना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 9889792600 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।